जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी टेक्निशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर दोस्तों 13 मार्च से स्टार्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिसके 6 मार्च और 10 मार्च को पेपर हो चुका है, अब जिनका 13 मार्च के लिए पेपर बाकी है उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पेपर कैसा देखने को मिलेगा 13 तारीख को। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए लगाना पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कंपलसरी है। सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, बताइए। इस क्लास में हम वही क्वेश्चंस देखेंगे जो लगातार हर शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट विभिन्न उत्तकों और अंगों को जोड़ना तथा सहारा देना ये टिक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो दोस्तों उत्तक यानी टिश्यू वाला चैप्टर हो, चाहे दोस्तों आपको कोशिका यानी सेल वाला टॉपिक हो। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इन्हीं पर प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अगर पूरी क्लास अटेंड करते हो तो। पौधों में पानी का परिवहन करने का स्थायी उत्तक कौन सा है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई जिसका भी अभी तक एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया, ठीक है, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जिसका आपका एग्जाम किन डेट्स में किन शिफ्ट में, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती हैं। ये एक बेहतरीन सा और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। उसे हम द्विखंडन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, बताइए। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। देखो कल वाली शिफ्ट में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए कि आपको वाद्य यंत्र का कोई कलाकार का नाम देगा और आपसे पूछेगा इस कलाकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से। कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जो 9 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक है, तो आज 9 तारीख को, 6 तारीख को और 10 तारीख को जो आज जो पेपर हुआ है दोस्तों, उन सभी को ध्यान में रखते हुए वैसे ही कंटेंट बनाया जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 13 तारीख को जिनका भी पेपर है वो जरूर देखें इस क्लास को। ऑप्शन नंबर बी तबला वादक। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग विकासशील कली को परिबंध करता है तथा उसे शील्ड करता है। ये एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखो, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं करते हो। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर के करना। ठीक है, तो बहादुर अगर आप टिक कर ले हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट है भाई, सभी विद्यार्थी बताएं। सही आंसर हो जाएगा बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में सामूहिक विवाह के लिए कर्नाटक की 50,000 प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कौन से धार्मिक समुदाय शामिल हैं। देखो जो करंट अफेयर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, वो योजनाओं से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अच्छे से रिवीजन करें, इन क्वेश्चंस पढ़ के जाना एग्जाम में 13 तारीख को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा मुसलमान, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन और सिख। ठीक है दोस्तों, तो ये शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ये एक शानदार सा क्वेश्चन है। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 111 AMU। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये हर शिफ्ट में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन, इन पैटर्न पर बेस्ड। ठीक है, तो यहीं पर अभी प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जाम में आए तो आप करके आ जाओगे। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है और दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो चलो सॉल्व करो इसको। देखो इसके लिए आपको रीजनिंग में दोस्तों अल्फाबेट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितने नंबर पे, ये सब पता होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर 13 से वैल्यू 9 हो रही है यानी -4 देखने को मिल रहा है। 11 से वैल्यू कितनी हो रही है, 10 हो रही है, -1 देखने को मिल रहा है। और ये 4 से वैल्यू 7 हो रही है, 4 से वैल्यू 7 हो रही है, +4 देखने को मिल रहा है। तो ये सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या ये यहाँ पर भी फॉलो हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 16 से 12 हो रहा है, 16 से 12 हो रहा है, -4 देखने को मिल रहा है। 20 से 19 हो रहा है, -1 देखने को मिल रहा है। 6 से 9 हो रहा है, यहाँ पर 6 और 9, यहाँ +3 देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ अलग कैसे हो गया, एक मिनट देखते, 4 और 7, अरे हाँ यहाँ पे +3 ही तो है, यहाँ पर +3 ही है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है +3 है। तो ये सीरीज आपको देखने को मिल रही है -4 -1 +3, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको -3 कर लेना है। तो -3 वाला देखते हैं, 8 और 3 11 होगा, 8 और 3 11 होगा। ठीक है, 8 और 3 11 होगा, लेकिन यहाँ पे जे दे रखा है 10, तो ये आंसर नहीं होगा। ए 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, 1 2 3 ये हो सकता है, +2 ही हो रहा है यहाँ पे। ई 5 पर आता है, एच 8 पर आ रहा है, ये हो सकता है। उसके बाद 8 और 6 -2 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला ट्राई कर लो, 14 और 17 यानी +3 यहाँ देखने को मिला, 21 से 20 यहाँ एक -1 देखने को मिला है, और यहाँ पे देखो 25 से 21 यहाँ -4 देखने को मिला। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है भाई, पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखो कि 15 से 4 -4 हो रहा है, 16 से 15 यहाँ पर भी -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 प्लस हो रहा है, एक पे ये आता है और 3 पे ये आ रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, लेकिन अपन को +3 करना था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने और उदासीन विलयन बनाता है? ये एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची का उल्लेख है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे संविधान की 7वीं अनुसूची याद रखना है। देखो अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कल की शिफ्ट में केंद्र राज्य से रिलेटेड अनुसूची पूछी गई थी। ठीक है, तो याद कर लेना दोस्तों, ये टॉपिक भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं बीच बीच में बताते रहूंगा आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स आज की शिफ्ट में और जो कल की शिफ्ट में और जो 6 तारीख को पेपर होता है उस समय पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको सब पता चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, संविधान की अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। देखो क्वेश्चन आपसे अनुसूची से रिलेटेड पूछा है, अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दल बदल कानून जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में है, और हमने इसको किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, तो आप टिक करोगे 52वां संशोधन। 52वां संशोधन, यहां पर टिक करोगे 52वां संशोधन। ठीक है, 1985 का, यहां पे लिखोगे 1985 का, ये संशोधन आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, बाकी नवी अनुसूची आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, भूमि सुधार से संबंधित है। ये किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार। एग्जाम में पूछेगा भूमि सुधार का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है दोस्तों, तो आपको टिक करना है नवी अनुसूची में। ठीक है, नवी अनुसूची में, और हमने इसको फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत ऐड किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। और ये जो 11वीं अनुसूची है मेरे भाई, ये पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत, और दोस्तों इसका पंचायत, इसमें भी दोस्तों आप कहोगे कि इसमें कौन सा संशोधन ऐड किया था दोस्तों, बताइए। तो इसमें 73वां संशोधन, यहां पर लिख लो 73वां संशोधन ऐड किया था दोस्तों, 73वां संशोधन। ये दोस्तों नगर पालिका से रिलेटेड है, नगर पालिका। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेने आज आप लोगों को, सारे फैक्ट रट लेना, इनमें से एक आध अनुसूची पूछी जा सकती है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अब ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखाता हूं, कैलकुलेशन को कैसे तोड़ना है वो भी सीखने को मिलता है मेरे भाई, सही बता रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 1980 रुपये अंकित करता है, 12% की छूट भी देता है और 32% का लाभ भी प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो छूट देके लाभ देता है तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछेगा। क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, या फिर यह भी पूछ सकता है इनका अनुपात बताइए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको दोस्तों रिलेशन बना लेना है, सीपी और एमपी के रिलेशन पे क्वेश्चन आएगा दोस्तों। रेलवे का इस बार ट्रेंड रहा है दोस्तों, चाहे आप एलपी का पेपर उठा लो उसमें भी डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर शिफ्ट में, चाहे आप और दोस्तों जेई के देख लो उसमें भी पूछा गया, ग्रुप डी का देखो उसमें भी पूछा गया। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है देखो 12% की छूट यानी 100 माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे कितने का 88% पे। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 32% का लाभ, तो एमपी में हम क्या लिखते हैं मार्क प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट, तो 132 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना देगा 132, मतलब 32% दे रखा है, तो हमने 32 ऐड कर लिया तो कितना होगा 132। कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने ये जो मान दे रखा है वो अंकित मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर कर लो, ये 1980। ठीक है, हमें किसका मान पूछा है? क्रय मूल्य यानी 88 का मान पूछा है। और दोस्तों 88 में क्या छुपा हुआ है? 11 छुपा हुआ है। आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, आप ओरल पढ़ के 11 का मल्टीपल चेक करके आंसर टिक कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, मुझे तो 8 9 और 3 2 5 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन लग रहा है मुझे तो। हाँ 11 का मल्टीपल तो ये लग रहा है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये जो मान दे रखा है 1980 किसका मान दे रखा है? ये 88 का मान। अब मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए ध्यान से सुनना,
कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं 88 को 11 गुणा 8 लिख सकता हूं, या 11 गुणा 8 क्यों लिखा, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और हमें किसका मान पूछा दोस्तों, सॉरी ये तो 132 का मान है ना, माफी चाहूंगा। 132 को मैं दोस्तों 11 गुणे 12 लिख सकता हूं, 11 गुणे 12 भी तो 132 ही होता है। अब मुझे 88 का मान पूछा है, 88 का, तो मैं 88 को 11 गुणे 8 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो, देखो 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप देख लोगे 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा, एक काम करो 12 की टेबल से काटो, 12 की टेबल से इसको काट लो, 12 एकन 12, 7 बचेगा 78, 12 छंग 72 और 12 पंचे 60। अब 165 को 8 से गुणा कर लो, 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, 16 अट्ठे 128 और 4 132, कितना आ गया 1320। मैंने कहा था ना 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते थे। आई होप गाइस कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस महिला एथलीट को 2025 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही जवाब बताएंगे सभी विद्यार्थी। जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन मनु भाकर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, इसरो प्रमुख वी नारायण को 2025 में कोलकाता में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन राजाराम मोहन राय टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई, जनगणना आयुक्त का रिलेटेड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। देखो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? दोस्तों एक बार शानदार सा फिर से एक बार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधों में लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? पौधों में लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है, बताएंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। सही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देखो टिश्यू से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे आप ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आ रहे इनसे भर भर के क्वेश्चन, ठीक है। सही जवाब आएगा शीर्षस्य विभेद्योतक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर को की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो पेपर ऐसा ही आ रहा है और क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस वैसे ही करवा रहा हूं जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सभी विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन उपकला ऊतक टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। एपिथेलियम टिश्यू, एरियुलर टिश्यू या एडिपोज टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू? सभी विद्यार्थी बताइए क्या आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक कर रहे हैं बताइए क्या होने वाला है इसका, सभी विद्यार्थी बताएंगे। जितने भी सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में TUNE ट्यून को 5279 के रूप में लिखा जाता है, वेट को 1428 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कोड पूछा आपसे, बताइए क्या आंसर होगा। देखो टी इसमें भी आ रहा है और टी इसमें भी आ रहा है, कॉमन है, तो इसमें देखिए आप इनके जो कोड दिए हैं उनमें कॉमन नंबर क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, 2 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो इसका कोड हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो दोस्तों अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक भी पढ़ लेना, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। अगर आप दिनेश माहेश्वरी टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है? दोस्तों इम्पीचमेंट सिस्टम और महाभियोग प्रक्रिया हमने यूएसए के संविधान से लिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अमेरिका। देखो दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक कल 356 आर्टिकल पूछा गया था उनके राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, ये आर्टिकल पूछा था, ठीक है। तो देखो महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में टिक करना है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी, इंपीचमेंट सिस्टम। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है दोस्तों, कितनी हो सकती है अधिकतम अवधि? राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है, देखो अध्यादेश जारी दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 123, ध्यान रखेंगे
अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा मेरे भाई 6 महीना या 6 सप्ताह के लिए दोस्तों हो सकता है। तो ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां से लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 3 आदमी 39 फीट गहरे कुएं को 4 दिन में खोद सकते हैं। कितने आदमी 78 फीट गहरे कुएं को 12 दिन में खोद सकते हैं? अब आप ध्यान से देखेंगे फिर से, देखो 3 आदमी 39 फीट गहरे कुएं को कितने दिन में? 4 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, फिर इधर देखेंगे कितने आदमी, नंबर ऑफ आदमी हमें नहीं पता, एन से डिनोट कर दिया हमने। 78 फीट गहरे कुएं को 12 दिन में खोदेंगे दोस्तों। ये एक शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो 39 का ये 2 गुना लग रहा है, बिल्कुल 2 गुना लग रहा है। 4 का ये 3 गुना लग रहा है, बिल्कुल 3 गुना लग रहा है। 3 का ये 3 से कटिया, बिल्कुल कटिया। आंसर आ चुका है, 2 आ चुका आंसर भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेनी है। देखो मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन तो इजी आ रहे हैं, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रीजनिंग तो बहुत ही इजी आ रही भाई, जो थोड़ा सा भी पढ़ के गया ना वो तो रीजनिंग भी करके आ जाएगा, लेकिन मैथ भी करके आएंगे। लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन देखने को मिली है, स्टूडेंट का कहना है दोस्तों। ठीक है, गोल्जी उपकरण निम्न में से किस अंगक से संबंधित है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है इसका सही जवाब। तो ये अंतर्द्रव्य जालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहां पे सभी विद्यार्थी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमण करते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे सभी विद्यार्थी। तो इन्हें कोश या कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोश या कक्षक। ऑप्शन नंबर डी। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बताएंगे इसका आंसर। देखो ये इंपोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको यहीं पर डिस्क्राइब कर देता हूं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पे क्या आता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है। कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। यहां पे लिख देता हूं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये आपको टिक कर लेना है। ठीक है, और 360 में वित्तीय आपातकाल, क्या टिक करना है? वित्तीय आपातकाल। अब आप मुझे 370 वाला आर्टिकल बताइए। आपसे पूछा राष्ट्रपति शासन, तो आप यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मुझे कमेंट करना है मेरे भाई 370वां आर्टिकल किससे संबंधित है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। भाई मैंने आपसे कमेंट किया है, प्लीज इसका आंसर दीजिएगा। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? ये एक शानदार सा क्वेश्चन है भाई, कौन कौन देगा इसका आंसर बताइए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब दर्पण के पीछे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी विद्यार्थी बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लग रहा है। अगर आप गैप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा भी, अगर आप यहाँ पर गैप देखोगे दोस्तों कितना आ रहा है? 9 में से 3 घटाओगे 6 आ रहा है, 4 में 2, यहाँ पर 2 का गैप दिख रहा है, और 10 में से यहाँ पे प्लस 13 का गैप दिख रहा है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये 13 का मल्टीपल चल रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है? 18 में से 9 आएगा, और यहाँ पे देखोगे 7 में 4 3, मतलब 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, यहाँ 52 का डिफरेंस होगा, और 13 चौके 52, 53 65, यहाँ पे प्लस 65 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 205 कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको दोस्तों करना है क्या है? 140 में 65 को प्लस कर लेना, 205 आ चुका है। आप इकाई अंक से भी कर सकते हो, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, इकाई अंक 5 इसी का है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एक शानदार सा क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने वर्ष 2025 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता जीती है दोस्तों? बताइए कमेंट बॉक्स में। जिस भी स्टूडेंट को इस प्रश्न का जवाब आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बताएंगे इसका आंसर। जो भी स्टूडेंट नीरज चोपड़ा टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 2 अप्रैल 2025 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों आरबीआई की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, एक्ट आया था 1934 का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका जो हेड क्वार्टर है वो कब स्थानांतरित हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन भी पूछा है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। इसका जो हेड क्वार्टर था वो कब स्थानांतरित हुआ था? 1937 में दोस्तों। कब हुआ था? 1937 में। कहां पर हुआ था दोस्तों?
कोलकाता से मुंबई हुआ है, ध्यान रखना, कोलकाता से मुंबई हुआ था। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, अब कहाँ है, वर्तमान में मुंबई में है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका राष्ट्रीयकरण लिख लोगे आप लोग 1949 में, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई के वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है। आरबीआई में वर्तमान में गवर्नर कौन है 26वें, तो आपको टिक करना है यहाँ पर, गवर्नर का नाम टिक करना है संजय मल्होत्रा। क्या टिक करोगे, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ये आपको टिक कर लेना है। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है। लेकिन आपसे पूछा डिप्टी गवर्नर बताइए, डिप्टी गवर्नर, तो आपको पूनम गुप्ता टिक करना है। क्या टिक करना है मेरे भाई, पूनम गुप्ता आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी उत्तक की कोशिकाएं जीवित हों, पतली कोशिका भित्ति हो और स्टार्च संग्रह होती करती है, तो उस उत्तक को, वो उत्तक कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 जितने भी स्टार लगाने लगा लो, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बताएंगे सभी विद्यार्थी क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। जितने भी स्टूडेंट पेरेंट कायमा टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्लास का अंतिम प्रश्न है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों, हर शिफ्ट में, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना, लेकिन पॉइंट वाले एलसीएम, यह हर शिफ्ट में आ रहे भाई। देखो दोस्तों करना कैसे, यहाँ 4.7 है और यहाँ 0.04 दे रखा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे बनेगा 10, यानी 47/10। इस पॉइंट को हटाओगे नीचे बनेगा 100, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो 4 की टेबल से एक बार और 4 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। कितनी बार, 25 बार ही जा रहा है। एक काम करो, 2 की टेबल से काट लो, 4 से मत कर लो। 2 की टेबल से 2 बार जाएगा और 2 की टेबल से 50 बार जाएगा। कितनी बार, 2 की टेबल से 50 बार। अब आपको दोस्तों करना क्या है, 47/10, 47/10 और 2/50, इसका क्या लेना है दोस्तों, इनका एलसीएम लेना है। तो आप क्या करो दोस्तों, ऊपर वाले नंबर का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और नीचे वाले नंबर का क्या लोगे, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 47 दूनी 94, 94 आएगा, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है दोस्तों 10, तो यहाँ पे 10। अब 94 में 10 का भाग दोगे, 9.4 आंसर आएगा। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। किस किसने बी ऑप्शन टिक किया भाई, जिसने भी टिक किया उसका सही है। तो फिलहाल आज का सेशन मुझे यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सेशन पसंद आया तो मेरे भाई सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी से निवेदन है, विनती है मेरे भाई, और ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो जिनके भी 13 तारीख को पेपर है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछोगे दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8 बजे क्लास अपलोड होगी, जरूर देख लेना। 13 तारीख को 16 तारीख को पेपर है, बहुत नजदीक है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। तो मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।